हिंदुस्तान के इतिहास के बाजीराव एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 41 लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी नहीं हारी। वर्ल्ड वॉर सेकंड में ब्रिटिश आर्मी के कमांडर रहे मशहूर सेनापति जनरल मॉन्टगोमरी ने भी अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर में बाजीराव की बिजली की गति से तेज आक्रमण शैली की जमकर तारीफ की है और लिखा है कि बाजीराव कभी हारा नहीं। आज वो किताब ब्रिटेन में डिफेंस स्टडीज के कोर्स में पढ़ाई जाती है। बाद में यही आक्रमण शैली वर्ल्ड वॉर में अपनाई गई, जिसे ब्लिट्ज़क्रिग बोला गया। अमेरिका सेना ने उनकी पालखेड़ की लड़ाई का एक मॉडल ही बनाकर अपने पास रखा हुआ है, जिस पर सैनिकों को युद्ध तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है। बाजीराव का युद्ध रिकॉर्ड छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप से भी अच्छा माना जाता है। नर्मदा पार सेना ले जाने वाला और 400 वर्ष की यवनी सत्ता को दिल्ली में जाकर ललकारने वाला बाजीराव पहला मराठा था। बाजीराव का जन्म 18 अगस्त 1700 को महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित एक छोटे से गांव में हुआ था। वे बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, जो मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा थे। बाजीराव का पालन पोषण एक योद्धा परिवार में हुआ, जहां उन्हें सैन्य कला और रणनीति की शिक्षा मिली। वे बचपन से ही साहसी और बुद्धिमान थे और यही गुण उन्हें भविष्य में एक महान योद्धा बनाने के लिए प्रेरित करते थे। 20 साल की उम्र में बाजीराव को मराठा साम्राज्य का पेशवा नियुक्त किया गया। उस समय मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था और मराठाओं के पास इस स्थिति का लाभ उठाने का अवसर था। बाजीराव ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने साम्राज्य को उत्तर और मध्य भारत में फैलाने का बीड़ा उठाया। वे घुड़सवारी करते हुए लड़ने में सबसे माहिर थे और यह माना जाता है कि इनसे अच्छा घुड़सवार सैनिक भारत में आज तक नहीं देखा गया। उनके 4 घोड़े थे, नीला, गंगा, सारंगा और औलख। उनकी देखभाल वे स्वयं करते थे। बाजीराव 6 फीट ऊंचे थे। उनके हाथ भी लंबे थे, बलिष्ठ, तेजस्वी, कांतिवान। उनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाते थे। न्यायप्रिय बाजीराव को सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पसंद थे। पूरी सेना को वे सख्त अनुशासन में रखते थे। अपने भाषण से वे सेना में जोश भर देते थे। बाजीराव का विवाह काशीबाई से हुआ था, जो एक आदर्श पत्नी थी, लेकिन उनके जीवन में मस्तानी नामक महिला का आगमन हुआ, जो उनकी दूसरी पत्नी बनी। मस्तानी एक सुंदर और बहादुर महिला थी, जिनके साथ बाजीराव का प्रेम अमर हो गया। उनके प्रेम की कहानी इतिहास में आज भी जीवित है। सन 1720 में उनके पिता विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। उसके बाद बाजीराव को 20 साल की आयु में ही पेशवा के पद पर नियुक्त किया गया। बाजीराव के पेशवा पद पर आते ही छत्रपति शाहू नाम मात्र के ही शासक बन गए और खासकर सतारा स्थित उनके आवास तक ही सीमित रह गए। मराठा साम्राज्य उनके नाम पर तो चल रहा था, पर असली ताकत पेशवा बाजीराव के हाथ में ही थी। महाराणा प्रताप और शिवाजी के बाद बाजीराव पेशवा का ही नाम आता है, जिन्होंने मुगलों से लंबे समय तक लोहा लिया।
बाजीराव बल्लाल भट्ट एक महान योद्धा थे। निजाम मोहम्मद बंगश से लेकर मुगलों और पुर्तगालियों तक को कई बार शिकस्त देने वाले बाजीराव महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड से 70 से 80% भारत पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। प्रमुख युद्ध और विजय। पालखेड़ का युद्ध। पेशवा बाजीराव 4 जनवरी 1921 में निजाम उल मुल्क असफ जह प्रथम से मिले और अपने विवादों को एक समझौते के तौर पर सुलझाया, पर तब भी निजाम नहीं माना और मराठों के अधिकार के खिलाफ डेक्कन से कर वसूल करने लगा। 1722 में निजाम को मुगल शासन का वजीर बना दिया गया, परंतु 1723 में सम्राट मोहम्मद शाह ने निजाम को डेक्कन से अवध भेज दिया। निजाम ने वजीर का पद छोड़ दिया और वो दोबारा डेक्कन चला गया। 1725 में निजाम ने मराठा कर अधिकारियों को खदेड़ने का प्रयास किया और वो इस प्रयास में सफल हो गया। इसके एवज में 27 अगस्त 1727 में बाजीराव ने निजाम के खिलाफ मोर्चा शुरू किया और उन्हें जालना, बुरहानपुर और खानदेश सहित निजाम के कई राज्यों पर कब्जा कर लिया। 28 फरवरी 1728 में बाजीराव और निजाम की सेना के बीच एक युद्ध हुआ, जिसे पलखेड़ की लड़ाई कहा जाता है। इस लड़ाई में निजाम की हार हुई और उस पर मजबूरन शांति बनाए रखने का दबाव डाला गया। बुंदेलखंड का युद्ध। बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था, जिसके कारण दिसंबर 1728 में मुगलों ने मोहम्मद खान बंगश के नेतृत्व में बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया और महाराजा के परिवार के लोगों को बंधक बना दिया। छत्रसाल राजा के बार बार बाजीराव से मदद मांगने पर मार्च 1729 को बाजीराव ने उत्तर दिया और अपनी ताकत से महाराजा छत्रसाल को उनका सम्मान वापस दिलाया। महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव को बहुत बड़ी जागीर सौंपी और अपनी बेटी मस्तानी और बाजीराव का विवाह भी करवाया। साथ ही महाराजा छत्रसाल ने अपनी मृत्यु सन 1731 से पहले अपने कुछ मुख्य राज्य भी मराठों को सौंप दिए। दिल्ली पर आक्रमण उनका सबसे बड़ा साहसिक कदम था। वे अक्सर शिवाजी के नाती छत्रपति शाहू से कहते थे कि मुगल साम्राज्य की जड़ों यानी दिल्ली पर आक्रमण किए बिना मराठों की ताकत को बुलंदी पर पहुंचाना मुमकिन नहीं है और दिल्ली को तो मैं कभी भी कदमों पर झुका दूंगा। छत्रपति शाहू 7 से 25 साल की उम्र तक मुगलों की कैद में रहे थे। वे मुगलों की ताकत को बखूबी जानते थे, लेकिन बाजीराव का जोश उस पर भारी पड़ जाता था। धीरे धीरे उन्होंने महाराष्ट्र को ही नहीं पूरे पश्चिम भारत को मुगल आधिपत्य से मुक्त करा दिया था। फिर उन्होंने दक्कन का रुख किया। दक्कन में निजाम, जो मुगल बादशाह से बगावत कर चुका था, एक बड़ी ताकत था। कम सेना होने के बावजूद बाजीराव ने उसे कई युद्धों में हराया और कई शर्तें थोपने के साथ उसे अपने प्रभाव में लिया। उन्होंने 12 नवंबर 1736 को पुणे से दिल्ली मार्च शुरू किया। मुगल बादशाह ने आगरा के गवर्नर सदात खां को उनसे निपटने का जिम्मा सौंपा। मल्हार राव होलकर और पिलाजी यादव की सेनाएं यमुना पार कर के 2 आब में आ गई। मराठों से खौफ में था सादात खां। उसने 1.5 लाख की सेना जुटा ली। मराठों के पास तो कभी भी एक मोर्चे पर इतनी सेना नहीं रही थी, लेकिन उनकी रणनीति के चलते मल्हार राव होलकर ने रणनीति के अनुसार मैदान छोड़ दिया। सादात खान ने इसे मराठों का डर न समझा और उसने डींगे मारते हुए अपनी जीत का सारा विवरण मुगल बादशाह को पहुंचा दिया।
और खुद सेना लेकर मथुरा की तरफ चला गया। बस उसी वक्त बाजीराव ने सादात खां और मुगल दरबार को सबक सिखाने की सोची। उस वक्त देश में कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी जो सीधे दिल्ली पर आक्रमण करने का ख्वाब भी दिल में ला सके। मुगलों का और खासकर दिल्ली दरबार का खौफ सबके सिर चढ़कर बोलता था, लेकिन बाजीराव को पता था कि ये खौफ तभी हटेगा जब दिल्ली पर हमला होगा। सारी मुगल सेना आगरा मथुरा में अटक गई और बाजीराव दिल्ली तक चढ़ आया। आज जहां ताल कटोरा स्टेडियम है, वहां बाजीराव ने डेरा डाल दिया। 10 दिन की दूरी बाजीराव ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में पूरी की, बिना रुके, बिना थके। देश के इतिहास में ये अब तक 2 आक्रमण ही सबसे तेज माने गए हैं। एक अकबर का फतेहपुर से गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिए 9 दिन के अंदर वापस गुजरात जाकर हमला करना, और दूसरा बाजीराव का दिल्ली पर हमला। बाजीराव ने तालकटोरा में अपनी सेना का कैंप डाल दिया। केवल 500 घोड़े थे उनके पास। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला बाजीराव को लाल किले के इतना करीब देखकर घबरा गया। उन्हें खुद को लाल किले के अंदर सुरक्षित इलाके में कैद कर लिया और मीर हसन कोका की अगुवाई में 8 से 10 हजार सैनिक की टोली बाजीराव से निपटने के लिए भेजी। बाजीराव के 500 लड़ाकों ने सेना को बुरी तरह शिकस्त दी। ये 28 मार्च 1737 का दिन था, मराठा ताकत के लिए सबसे बड़ा दिन। कितना आसान था बाजीराव के लिए लाल किले में घुसकर दिल्ली में कब्जा कर लेना, लेकिन उनकी जान तो पुणे में बसती थी, महाराष्ट्र में। वो 3 दिन तक वहीं रुके। एक बार तो मुगल बादशाह ने योजना बना ली थी कि लाल किले के गुप्त रास्ते से भागकर अवध चला जाए, लेकिन बाजीराव बस मुगलों को अपनी ताकत का एहसास दिलाना चाहते थे। वे 3 दिन तक वहीं डेरा डाले रहे। पूरी दिल्ली एक तरह से मराठों के रहमो करम पर थी। उसके बाद बाजीराव वापस लौट आए। अपनी इज्जत गवा चुके मुगल बादशाह रंगीला ने निजाम से मदद मांगी। निजाम दक्कन से निकल पड़ा। इधर से बाजीराव और उधर से निजाम, दोनों मध्य प्रदेश के सिनौंजी में मिले। लेकिन कई बार बाजीराव से पिट चुके निजाम ने उन्हें केवल इतना बताया कि वो मुगल बादशाह से मिलने जा रहा है, किसी युद्ध के लिए नहीं। निजाम को मराठाओं ने रास्ता दे दिया। निजाम दिल्ली आ गया। उसने कई मुगल सिपह सलारों से हाथ मिलाते हुए बाजीराव को धूल चटाने का संकल्प लेकर कूच कर दिया। लेकिन बाजीराव बल्लाल दूरदर्शी योद्धा थे। वो पहले से ही यह सब जानते थे। वह अपने भाई चिमनाजी अप्पा के साथ 10,000 सैनिकों को दक्कन की सुरक्षा का भार देकर 80,000 सैनिकों के साथ फिर दिल्ली की तरफ निकल पड़े। इस बार मुगलों को निर्णायक युद्ध में हराने का इरादा था, ताकि वे फिर से सर न उठा सके। दिल्ली से निजाम की अगुवाई में मुगलों की विशाल सेना और दक्कन से बाजीराव की अगुवाई में मराठा सेना निकल पड़ी। दोनों सेनाएं भोपाल में मिली। 24 दिसंबर 1737 के दिन मराठा सेना ने मुगलों को जबरदस्त तरीके से हरा दिया। निजाम ने अपनी जान बचाने के लिए बाजीराव से संधि कर ली। इस बार 7 जनवरी 1738 को ये संधि दोराहा में हुई। मालवा मराठों को सौंप दिया गया और मुगलों ने 50 लाख रुपए बतौर हर्जाना बाजीराव को सौंपे। चूंकि निजाम हर बार संधि तोड़ता था, सो बाजीराव ने इस बार निजाम को मजबूर किया कि वो कुरान की कसम खाकर संधि की शर्तें दोहराए। ये मुगलों की अब तक की सबसे बड़ी हार थी और मराठों की सबसे बड़ी जीत। बाजीराव ने न केवल मराठा साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि उन्होंने इसे एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनके सैन्य अभियानों ने
मुगल साम्राज्य को कमजोर किया और मराठों को भारत के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण करने में मदद की। बाजीराव का रणनीतिक कौशल आज भी सैन्य इतिहास में एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। 28 अप्रैल 1740 को बाजीराव का निधन खंडवा के पास नर्मदा नदी के किनारे हुआ। वे अपनी आखिरी सांस तक एक योद्धा के रूप में जीते रहे। अगर बाजीराव पेशवा कम उम्र में न चल बसते तो अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह हावी हो न पाते और न ही अंग्रेज और पुर्तगालियों जैसी पश्चिमी ताकतें होती। बाजीराव का कम उम्र में इस दुनिया से चले जाना मराठों के लिए ही नहीं, देश की बाकी पीढ़ियों के लिए भी दर्दनाक भविष्य लेकर आया। अगले 200 साल गुलामी की जंजीरों में भारत जकड़ गया और कोई भी ऐसा योद्धा नहीं हुआ जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध पाता। तो दोस्तों, ये कहानी थी बाजीराव प्रथम की। एक महान योद्धा, एक कुशल रणनीतिकार और एक सच्चे मराठा के रूप में आज उनको याद किया जाता है। उनके जीवन ने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है और वे आज भी वीरता और साहस का प्रतीक माने जाते हैं। उनका योगदान न केवल मराठा साम्राज्य के लिए बल्कि भारतीय इतिहास के लिए भी अतुलनीय है। तो दोस्तों, ये कहानी थी भारत के वीर योद्धा बाजीराव प्रथम की। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टोरी टाइम। धन्यवाद, नमस्कार।